सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया इस पूरे कोर्स के लिए। ये स्लाइड में नाम जो दिख रहा होगा प्री नटल एंड पोस्ट नटल योगा, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। हम इसको एडिट करना मिस हो गया। हमें लगा कि पहला पेज हमने मिस कर चेंज कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं पुरानी स्लाइड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे जो एडिशंस हैं वो मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो स्लाइड के साथ साथ प्लीज मुझे सुनिएगा भी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे परिचित हैं। जो नहीं परिचित हैं वो जान लें कि मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ, पर योग में मेरी विशेष रुचि है। इसलिए मैं लोगों को मेडिकल योगा पढ़ाता हूँ। लाइक मेडिकल साइंस का योग से कैसे आप कोरिलेशन बना सकते हैं, कैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझते हुए आप अपने पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस और योग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम यहाँ इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इस कोर्स का जो नाम है हमने रखा है वुमेन वेलनेस, क्योंकि वुमेन वेलनेस नाम रखने के पीछे जो कारण था वो ये था कि एक फीमेल की लाइफ में कई सारे फेजेस आते हैं, जब उसकी सेहत किसी न किसी कारण थोड़ी तकलीफ में आती है। तो उस तकलीफ को यहाँ पे हमने एड्रेस करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है इस पूरे कोर्स में। तो वैसे तो देखिए, फीमेल की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो मेजर चैलेंज उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके है, जिसकी वजह से फीमेल फीमेल है। तो हमने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे समझने और उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस को फिर ट्रीट करना सीखने की कोशिश की है। तो इस पूरे कोर्स में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे नेचर का क्या कारण था कि ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया। आखिर एक मेल के पास इतनी पावर क्यों नहीं है कि वो अपने बच्चे को अपने यूट्रस में रख सके। एक फीमेल को ही ये पावर क्यों दी गई? फीमेल के पास ही यूट्रस जैसा ऑर्गन क्यों दिया गया? फीमेल के पास ही ये सारी चीजें क्यों रही? मेल और फीमेल दोनों के पास ब्रेस्ट है, लेकिन फीमेल के ही ब्रेस्ट क्यों डेवलप होते हैं? फीमेल ही क्यों अपने बच्चे को फीड करा सकती है? सोचिए, ऐसा होता अगर कि मेल और फीमेल दोनों के पास ब्रेस्ट होते, दोनों अपने बच्चे को सहूलियत के हिसाब से फीड करा सकते, तो कितना बेहतर होता है। जब माँ फ्री नहीं है तो पापा फीड करा रहे हैं, पापा फ्री नहीं है तो मम्मा फीड करा रही है। तो आखिर नेचर ने कुछ तो सोचा होगा कि सिर्फ फीमेल्स को ही उन्होंने ब्रेस्ट दिया, मेल को ब्रेस्ट नहीं दिए। या मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में जो इतना अंतर दिया, फीमेल को वेजाइना दी, फीमेल को सर्विक्स दिया, या फीमेल को यूट्रस दिया, फीमेल को फेलोपियन ट्यूब दी या ओवरी दी, मेल को पेनिस दिया, टेस्टिकल्स दिए। सो उस सारी चीजों के पीछे फिर क्या मंशा रही होगी प्रकृति की? क्योंकि प्रकृति कोई भी काम जो है वो यूं ही नहीं करती। प्रकृति के हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी सोच होती है। तो प्रकृति की इस सोच में भी काफी कुछ बड़ा कारण रहा होगा, जिस वजह से उन्होंने फीमेल को इस तरह का मेंस्ट्रुअल पूरा स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करके दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में ये
जी। सो माफ कीजिएगा छोटे से इंटरप्शन के लिए। सो हम बात कर रहे थे कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ही क्यों डिजाइन किया। तो इस कोर्स के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर फीमेल्स को ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों दिया गया, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ही क्यों डिजाइन किया गया। वो तो जाहिर सी बात है कि ऐसा डिजाइन करने के पीछे एक मंशा रही होगी कि सही तरीके से चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो पाए, बच्चे को कैरी करना, बच्चे का सारा न्यूट्रिशन। तो वो सारी चीजें तो संभव है, लेकिन इसके अलावा ये सारे ऑर्गन्स जो डिजाइन किए गए, इनका एक मायने और भी था फीमेल की हेल्थ को लेकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब सिर्फ बच्चे बनाना नहीं है। हाँ, बच्चे बनाना भी एक पहलू जरूर है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीधा सा फायदा फीमेल की उसकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग बेहतर नहीं है, तो उसकी हेल्थ उससे प्रभावित होगी, उससे उसका मन प्रभावित होगा, उससे उसकी बॉडी अफेक्टेड होगी, उससे उसका ब्रेन अफेक्टेड होगा। मन और ब्रेन यहाँ दो अलग अलग चीजें मैंने इसलिए कही क्योंकि मन जो है वो बहुत हद तक कैलकुलेशंस पे नहीं काम करता, वो इमोशंस पे काम करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीधा सा मतलब फीमेल के इमोशन से भी है। साथ साथ फीमेल ब्रेन कैसा काम कर रहा है, उसी हिसाब से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करता है। तो इस पूरे कोर्स में आप सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं समझने वाले। स्ट्रक्चर और फंक्शन तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन का उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी डिटेल्ड हम समझने वाले हैं कि आखिर वेजाइना वेजाइना ऐसी क्यों है, सर्विक्स सर्विक्स क्या है, यूट्रस क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स क्या है, ओवरी क्या है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जैसे आपको दिख रहे हैं, क्या ऐसी ही आपकी बॉडी में भी होते हैं? जैसे ये सीधे ऊपर से यूट्रस दिख रहा है, नीचे एक सर्विक्स है, सर्विक्स के नीचे वेजाइना है, क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में भी है जैसा यहाँ सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो? तो इस पूरे कोर्स में आप ये स्ट्रक्चर, बॉडी में पोजीशन, फंक्शन, डिटेल्ड फंक्शन, और फिर उसका सेहत पे क्या असर है, वो सब कुछ सीखेंगे। तो इस कोर्स के बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। और फिर इसके बाद ये बिलीव भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। हाँ, बच्चा पैदा करना उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल जरूर है। ठीक। तो इस पूरे पहले टॉपिक पे आप ये समझने वाली हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, और इनका क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे हर महीने एक मेच्योर एज में फीमेल को स्ट्रगल करना पड़ता है। मेनार्की टू मीनोपॉज पूरी जर्नी जो हम इस पूरे कोर्स में कवर कर रहे हैं, वो सब कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आए तो भी प्रॉब्लम होती है, ना आए तो भी प्रॉब्लम होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे प्रॉब्लम फ्री हो सकती है? आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे एक पूरा साइंस है, और वो साइंस सिर्फ, फिर से बता रहा हूं कि सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि अगर पीरियड्स आपको अच्छे से आते हैं, तो आपका पूरा टाइम खुशी खुशी बीतता है। पीरियड्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं। आजकल तो ये भी सुनने को मिलने लगा है कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स होना बहुत नेचुरल बात है, पीरियड्स में पेन होना बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा, पीरियड्स में ये हो रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये नॉर्मल सी बात क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ पीरियड्स के सारे मिथ्स यहाँ आप समझने वाले कि
पीरियड्स में पहले क्या मान्यता थी, उसके पीछे साइंस क्या है, सही क्या है, और कौन सी चीज सही नहीं है, उसको कैसे सुधारी जा सकती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बहुत डिटेल समझने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हॉर्मोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं। ये हॉर्मोन्स अगर गलत काम कर रहे हैं तो क्यों गलत काम कर रहे हैं, कौन से हार्मोन का क्या मतलब है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिटेल्ड इस कोर्स में आप समझने वाले हैं। ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ ब्लीडिंग, पीरियड्स छोटा होना बड़ा होना ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के सेहत से सीधे सीधे इंडिकेशन से जुड़ा हुआ है कि अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो उसकी सेहत कैसी होगी, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिनों की है तो कैसी होगी, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 दिनों की है तो कैसी सेहत होगी। तो हम किसी फीमेल की सिर्फ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से उसके सेहत का अनुमान लगा सकते हैं। अगर पीरियड छोटे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या ये कैसे ठीक होंगे। कारण तो पता चल गया कि हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, लेकिन इनको ठीक कैसे करना है। सो आपके पीरियड्स रेगुलर हों, बहुत स्ट्रेस फ्री ना हो, और साथ साथ स्ट्रेस के अलावा पीरियड्स से जो और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो भी ना हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे हम। एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, ये क्या है, कम ब्लीडिंग होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, पेनफुल पेनफुल पीरियड्स होना, ये सारी कंडीशंस आप समझने वाले हैं और इनका अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल समझने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, तो एक अगला टॉपिक आता है, नहीं इनफर्टिलिटी नहीं, अगला टॉपिक जो है वो और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, वो है वेजाइनल डिस्चार्ज का। वेजाइनल डिस्चार्ज ऐसा टॉपिक है जिसपे मोस्टली फीमेल ना तो बात करती हैं, और अगर बात भी करती है तो सुनने को क्या मिलता है, अरे बिल्कुल नॉर्मल है, मेरी बुआ की बेटी है उसको भी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल है। पैंटी का कलर डिस्कलर हो गया है, पैंटी छुपा के सुखाई जाएगी लेकिन बात नहीं की जाएगी। 70% फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी पैंटी का कलर सिर्फ उनके वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से हर समय खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो फीमेल्स किसी से ना तो बात करती हैं, ना उस पे वो समझना चाहती हैं कि क्या ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, कौन सी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, चलता रह रहा है। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो बैक पेन होगा, कुछ कहते हैं इससे कमजोरी आ जाएगी, कुछ कहते हैं कि अगर तुम्हारा एग की क्वालिटी अच्छी है तो तुमको ज्यादा डिस्चार्ज होगा, तुम्हारे एग की क्वालिटी खराब है तो तुमको कम डिस्चार्ज होगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ कहते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे ज्यादा डिस्चार्ज होगा, कुछ कहते हैं कि अगर पीरियड्स आने वाले हैं तो ज्यादा डिस्चार्ज होगा, कुछ कहते हैं पीरियड्स खत्म हो रहे हैं इस वजह से ज्यादा डिस्चार्ज होगा। पर सही कारण बहुत कम लोगों को पता होता है कि किस समय पे आपको वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होने चाहिए, किस टाइम पे आपको वेजाइनल डिस्चार्ज कम होने चाहिए, कैसा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कैसा डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, आपके वेजाइनल डिस्चार्ज की स्मेल कैसी हो, कौन सी स्मेल अच्छी नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। क्या आपको ईचिंग हो रही है, कुछ कर्डी सा डिस्चार्ज है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है, क्लियर वाइट डिस्चार्ज है, या फिर उस डिस्चार्ज तो वाइट ही है लेकिन उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है, तो कुछ भी, या क्लॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या कुछ पिंक पिंक सा डिस्चार्ज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सारी चीजें। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इस पूरे सिलेबस में पढ़ाने के पीछे मेरा सिर्फ मकसद ही ये था कि फीमेल्स को जब तक इन चीजों की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वो इन चीजों का इलाज ना तो समझ पाएंगी, ना लोगों से बात कर पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स को यही पता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज तो नॉर्मल है। ठीक। तो वेजाइनल डिस्चार्ज हम डिटेल समझेंगे, उसका मैनेजमेंट भी समझेंगे कि कैसे हम इनिशियल स्टेज पे नेचुरली मैनेज कर सकते हैं,
और अगर ये नेचुरली मैनेजेबल नहीं है तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जो क्लिनिकली मैनेज हो? क्योंकि जब कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं तो उनको मैं पर्सनली कहता हूं कि इन्फेक्शंस को बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में कंटिन्यू करना समझदारी नहीं। तो उन इन्फेक्शंस को क्लिनिकली कैसे मैनेज करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक। तो वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत डिटेल्ड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा इनफर्टिलिटी का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पीसीओडी और बाकी चीजें कहाँ चली गई। तो पीसीओडी इनफर्टिलिटी में ही एक कारण है। पीसीओडी कोई सेपरेट बीमारी नहीं है। पीसीओडी एक कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरी अलग तरीके से काम करती है। तो इनफर्टिलिटी में दो तरह के इनफर्टिलिटी कॉजेज होते हैं, एक स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं, एक फंक्शनल कॉजेज होते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं वो योगा से मैनेजेबल तो नहीं है। मैं झूठ बोल दूं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है योग से ठीक हो जाएगी, समझदारी नहीं। तो स्ट्रक्चरल कॉजेज में आपको सर्जिकल हेल्प की जरूरत होगी या आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की जरूरत होगी। कैसे वो क्या हो सकता है वो मैं रास्ते आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अपने पेशेंट्स को गाइड कर पाए। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चरल अगर कुछ डिफेक्ट है तो वहां हमारी लिमिटेशन है कि हम जाके उसको इंटरनली रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हम क्या कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसको बिना सर्जिकल मैनेजमेंट के रिपेयर नहीं कर पाएगा। उत्तरवस्ती फेलोपियन ट्यूब को ओपन करने की एक प्रोसेस है, लेकिन उत्तरवस्ती भी मैं कहूंगा कि सिर्फ उन्हीं थेरेपिस्ट को करना चाहिए जो इसके लिए क्लिनिकली ट्रेंड है। क्लिनिकली ट्रेन होने का मतलब, क्योंकि ये कोई ऐसी बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। उत्तरवस्ती में कुछ सेट ऑफ केमिकल, सेट ऑफ ऑयल्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो यूट्रस में ले जाके छोड़ा जाता है एक सिरिंज के थ्रू। फिर वो यूट्रस से ट्रेवल करता है फेलोपियन ट्यूब में जाता है। पर ये उत्तरवस्ती भी हर किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कब ट्यूब ब्लॉकेज का क्या मैनेजमेंट हो सकता है, या आपके यूट्रस में किस तरह के डिफेक्ट्स हैं जिसका क्या मैनेजमेंट आप करा सकते हैं। यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पॉलिप्स आ गए हैं, किसी को फाइब्रॉइड्स है, तो फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स में आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं तब तक जब तक ये फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स जो स्पर्म का पैसेज है उसको ब्लॉक ना करे। तो जब स्पर्म का पैसेज ब्लॉक नहीं है तो फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स की कंडीशन में भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो कंसेप्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है, कौन सी कंडीशंस में कंसेप्शन नहीं पॉसिबल है, और इसके अलावा फंक्शनल कॉजेस क्या क्या है। लाइक ओवरी अच्छा काम नहीं कर रही, यूट्रस अच्छा काम नहीं कर रहा, फेलोपियन ट्यूब जो है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर किसी को सब कुछ ठीक है। शुभम, कुछ बहुत अर्जेंट हो तो बोल दीजिए, अदरवाइज लास्ट में भी हम इसको ले सकते थे। यस। बोल दें। नो, चलेगा बात। अच्छा, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा सा समय रखेंगे सुनिए। ओके। जी। सो इस पूरे टॉपिक पे आप इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, इनफर्टिलिटी के कॉजेस के बारे में सीखेंगे, जिससे आप 80% आईवीएफ रोक सकते हैं। नेचुरली आईवीएफ की जो जरूरत है फीमेल्स को, वो 100 में से सिर्फ 2 फीमेल्स को होती है। लेकिन अभी आईवीएफ की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 100 में से करीब 22 फीमेल जो है वो आईवीएफ करा रही है। तो जो 20 लोग बिना मतलब के आईवीएफ करा रहे हैं उनको आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। 2 को आईवीएफ की जरूरत है वो तो पक्की बात है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां बिना आईवीएफ के पॉसिबिलिटी नहीं है कंसेप्शन की। तो आईवीएफ के पहले की प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक। मतलब कंसेप्शन के पहले की जो तैयारी है वो आप बड़ी अच्छी करा सकते हैं, वैदिक तरीके से भी और फिजिकल फिजियोलॉजिकल तरीके से भी।
तो प्री कंसेप्शन का प्रिपरेशन भी आप करेंगे और साथ साथ आप इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट भी सीखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा आपका, वो प्रेगनेंसी का होगा कि प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन क्या है, एग और स्पर्म मिले, कैसे वो फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, उनका जो बच्चे बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम समझेंगे कि आखिर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को 8वें हफ्ते पे जाके हार्ट बीट क्यों डेवलप होती, 7वें हफ्ते पे हार्ट बीट क्यों डेवलप होती। जब कंसेप्शन 2 हफ्ते के बाद हुआ, मतलब 14वें दिन कंसेप्शन हुआ, और कंसेप्शन से लेके हार्ट बीट की जो जर्नी है वो इतनी लंबी क्यों है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्ट बीट डेवलप ही नहीं होती, कंसेप्शन तो हो गया, हार्ट बीट डेवलप ही नहीं हुई। सो लोग कहते हैं ना, एक जेनेटिक डिफेक्ट है, ये है वो है। तो क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स होंगे जिनसे प्रेगनेंसी बेहतर हो सकती है, तो उसका वैदिक तरीका भी सीखेंगे और मॉडर्न तरीका भी। क्योंकि मॉडर्न तरीके के पास कुछ इसका इलाज नहीं है, पर वैदिक तरीका जो है उसके पास बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है इसका। तो आप समझेंगे कि कैसे एक बेहतर बच्चा आपके गर्भ में आता है, कैसा बच्चा आपके पास आता है। आप देखो, जो लोग थोड़े बेहतर हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे, और आप अगर कभी सड़क पे निकल जाओ, जो लोग थोड़ा कम समर्थवान है उनके पास कई सारे बच्चे मिल जाएंगे उनको। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको बहुत आसानी से प्रेगनेंसी हो जा रही है, और जो थोड़े समर्थवान है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसका वैदिक जवाब आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिर उनको बहुत सारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, और जो लोग थोड़े बेहतर हैं, कोई कारण ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, उसके बाद भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है। कंसेप्शन हो रहा है लेकिन हार्ट बीट डेवलप नहीं हो पा रही, कंसेप्शन हो रहा है मिसकैरेज हो जा रहा है, कोई रीजन नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या उसके पीछे कारण है, वो सारी चीजें यहाँ आप फर्टिलाइजेशन में समझेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी का जो दूसरा स्टेप बढ़ता है, वो ये होता है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मूल है प्रेगनेंसी का, मतलब अगर किसी की प्रेगनेंसी आप समझना चाहते हो तो ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। तो उससे आपको ये पता होगा कि अगर किसी को सांस फूल रही तो सांस क्यों फूल रही है, कोई प्रेग्नेंट मदर जो है वो बार बार यूरिन के लिए जा रही है तो क्यों जा रही है, उसको नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है ना। तो यहाँ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आप सब कुछ समझेंगे कि अगर उसको एसिडिटी हो रही है तो क्यों हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका बीपी कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो प्रेग्नेंट मदर्स में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, चाहे वो जेस्टेशनल डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, यहाँ तक कि सीटीएस हो, उसके रिस्ट पे पेन हो, उंगलियों में पेन हो, बैक में पेन हो, सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो सब आप इस टॉपिक पे समझेंगे। सो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपको प्रेगनेंसी को समझने में बड़ा मदद करने वाला है। तो इससे आप किसी भी प्रेग्नेंट मदर की कंडीशन को आसानी से समझ पाओगे, सो उसका मैनेजमेंट कर पाओगे। जब तक कारण ही नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करोगे आप। तो प्रेगनेंसी का पूरा मैनेजमेंट यहाँ आप समझ पाएंगे। साथ साथ प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी, ये इस टॉपिक पे ऐड करने का कुछ लोग हमसे पूछते भी हैं कि आखिर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाने का क्या मतलब, हम गायकोलॉजिस्ट थोड़ा बन रहे हैं, हमको कौन सी सर्जरी करनी है या। सो एम्ब्रियोलॉजी का जो सीधा सा मतलब है यहाँ पढ़ने का, वो इसलिए है कि आप समझ सको कि एक मदर की जो जर्नी चल रही है वो कितने बेटर वे पे चल रही है। बच्चा ग्रेजुअली टाइम के साथ डेवलप हो रहा है, उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट्स होने चाहिए, जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने चाहिए, वो टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो उन डेवलपमेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप, नहीं हो रहे हैं तो कैसे उन डेवलपमेंट्स को पूरा करा सकते हो आप। तो ये पूरा साइंस आप सीखने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। फीटल डेवलपमेंट के बाद बहुत जरूरी चीज है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन समझना। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि ये चीजें होती हैं प्रेगनेंसी में, पर वो चीजें कॉम्प्लिकेशन कब बन जाती है। क्योंकि किसी को सांस फूलना कॉम्प्लिकेशन नहीं है,
लेकिन सांस इतनी फूल रही कि वो कुछ ना कर पाए, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। किसी को हाइपरटेंशन होना, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे, सही तरीके से ना होने की वजह से होता है। किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज सही तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस ना होने की वजह से होता है। किसी को कोई इन्फेक्शन है, प्रिक्लेम्सिया है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा, स्टिल बर्थ हो रहा, ये सारी चीजें क्यों हो रही, या ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। लाइक आपने सुना होगा कि मदर्स को अचानक से कुछ खाने की इच्छा होती है, रात को बोलती है नहीं मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं, है बेचारा हस्बैंड परेशान कि इतने टाइम में छोले भटूरे कहाँ से ढूंढ के लेके आओ। तो आखिर ये क्यों आता है? कुछ खाने की इच्छा क्यों होती है, या फिर कभी अचानक से मूड स्विंग्स हो गए, अजीब से सपने आने लगे, हैं, डर लगने लगा, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, क्यों हो रहा है ये सब? तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिर्फ पेन और डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता कि पेल्विक पेन है, बैक पेन है, इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस को आप समझोगे और उनका अच्छा मैनेजमेंट भी करना सीखोगे, सो दैट आप मदर्स को इन कॉम्प्लिकेशन से बचा पाए, उनकी जर्नी को सेलिब्रेशन बनाने में हेल्प कर पाए। तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे और उसका पूरा क्योर भी सीखेंगे, उसका मैनेजमेंट भी सीखेंगे। न्यूट्रिशन, ये बहुत मजेदार टॉपिक है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर दूसरा आदमी आके कहता है ये मत खाओ, ये मत खाओ, मिसकैरेज हो जाएगा। सुना है आप लोगों ने? पपीता मत खाओ नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। बहुत लोगों ने सुना होगा ये, पपीता मत खाओ, या पाइनएप्पल मत खाओ, या आपने सुना होगा खजूर मत खाओ, है, डेट्स मत खाओ। सो ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को लेके मिथ्स हैं। जब प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, तो न्यूट्रिशन पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकती हैं? आप सोचो कि अगर प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं, तो प्रेगनेंसी तो नेचुरल इवेंट है? जब ये बीमारी नहीं है तो उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो कौन सी चीज ऐसी है जो हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी? किस चीज को ज्यादा खाना है, किस चीज को कम खाना है, ये समझना असल में प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन। तो प्रेगनेंसी में क्या खाने से बच्चा बेहतर होगा, क्या खाने से बेकार होगा, क्या खाने से माँ बेहतर होगी, क्या खाने से माँ बेकार। अगर आपने ये प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन का साइंस समझ लिया, तो कभी कोई माँ आपसे ये नहीं कहेगी कि प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वेट जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद कोई वेट ही नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी में माँ मोटी हो जाती है, बाद में उसका वजन नहीं कम होता। आप सबने भी ये सुना होगा कि प्रेगनेंसी में मदर्स का वेट बढ़ जाता है, बाद में उसको कम करने में उनको दिक्कत आती है। तो प्रेगनेंसी में क्या आइडियल वेट है, कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए, क्यों इंक्रीज होना चाहिए, कैसे वो वेट कम होगा, सारा साइंस आप यहाँ समझ जाएंगे। प्रेगनेंसी के बाद जो अगला टॉपिक है वो बड़ा काम का है, प्रीनेटल योगा। अभी तक पहली बार आपने योगा की कुछ स्लाइड देखी होगी, क्योंकि ये बीमारी वाला मैनेजमेंट नहीं था, ये नेचुरल वाला योगा है। तो प्रेगनेंसी में किस तरीके से योगा कराएं कि माँ बेहतर हो पाए, सो ये वेलनेस वाला योगा होगा, प्रीनेटल योगा। वो आप सीखेंगे यहाँ पे, कैसे आप प्रेग्नेंट मदर्स को एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं, उनको कैसे आप ब्रीदिंग सिखा सकते हैं, मेडिटेशन सिखा सकते हैं, कैसे उनको उनके बच्चे के साथ और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आएगी गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार इस टॉपिक पे लेने के पीछे रीजन ही यही था कि ये हमारा एक वैदिक कल्चर है जो हमें समझना चाहिए, नहीं तो हम धीरे धीरे प्रेगनेंसी जर्नी को और डिफिकल्ट बनाते जाएंगे, और सिर्फ डिफिकल्ट ही नहीं बनाएंगे, और मुश्किल होती जाएगी प्रेगनेंसी। सो गर्भ संस्कार के तीनों स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि वास्तव में गर्भ संस्कार है क्या। क्या मंत्र सुनना, चालीसा पढ़ना गर्भ संस्कार है, या जैसे ये लेडी बैठी हुई है अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के, ये गर्भ संस्कार है, या कोई
म्यूजिक सुनना गर्भ संस्कार है। सो गर्भ संस्कार के पीछे का साइंस क्या है, और वास्तव में गर्भ संस्कार क्या है, क्यों किया जाता है, गर्भाधान संस्कार क्या है, पुंसवन संस्कार क्या है, सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है, और कैसे राइट तरीके से इसको आप अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करा सकते हो, वो पूरी प्रैक्टिस यहाँ हम सीखेंगे गर्भ संस्कार। फिर गर्भ संस्कार के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर का आता है। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर ये बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी केयर इसलिए भी काम का टॉपिक हो जाता है क्योंकि जब तक बच्चा आने वाला होता है ना, तब तक तो सब माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। तब तक बोलते हैं अरे अरे सीढ़ियाँ मत चढ़ो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा ये मत करो, अच्छा ज्यादा काम मत करो, ये मत करो, अब तो तुमको दो बच्चों के लिए खाना है, अपना भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही बच्चा एक बार बाहर आया, सब बच्चे के साथ बिजी हो गए, माँ की सुध कोई नहीं लेता। सो पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आती हैं, न्यूट्रिशन के बारे में भी लोगों को बहुत पता नहीं होता, साथ साथ क्या लाइफस्टाइल वो फॉलो करे सो दैट जो बढ़ा हुआ 2-4 किलो का वेट है उनका, वो अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई माँ समझदारी से अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी को अगले 6 मंथ तक कंटिन्यू करती है, तो जिस वेट पे उसने प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी, वो उसी वेट पे आराम से पहुंच जाती बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। और सिर्फ एडिशनल एफर्ट ही नहीं, अच्छा फैट खाते हुए उस वेट पे पहुंच जाती है। मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिए, अच्छा फैट खाते हुए। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं होता जो माओ को हमेशा के लिए मोटा कर दे। तो जितनी भी माएं पोस्ट प्रेगनेंसी मोटी हैं, उनमें उनकी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं। ठीक। क्योंकि आजकल पोस्ट प्रेगनेंसी मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है। लोग पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के पीछे पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। कोई कहता है आपकी पेट की मसल्स चौड़ी हो गई, आओ हम मसल्स कम कर देंगे, मसल्स को बाइंड कर देंगे। हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं, आपका तो हम पूरा डिटॉक्स करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे सो दैट आप जो है वेट लॉस करोगे। कोई कहता है हम आपको स्पेसिफिक मील प्लान और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे ले जाएंगे जिससे आप वेट लूज करोगे। सब कुछ वाहियात है। वेट गेन होना, वेट लॉस होना, दोनों ही इंडोक्राइन सिस्टम का काम है प्रेगनेंसी में। तो अगर कोई माँ वेट गेन कर रही है प्रेगनेंसी में, तो वो सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे वो बच्चे को सही से जन्म दे। और अगर वो उस वेट को गेन किया है, उसको सही से यूज नहीं करेगी, तो ही वो वेट उसके पास रहेगा। अगर उसने सही से अपने बच्चे की केयर में उस वेट को यूज किया, तो वेट बढ़ता ही इसीलिए है जिससे पोस्ट प्रेगनेंसी वो बच्चे की केयर कर पाए। अगर वो वेट ना बढ़े किसी मदर का, तो बाद में वो बच्चे को अच्छी इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, बच्चे को अच्छी ग्रोथ और अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वो वेट बढ़ता है और इसलिए वो वेट घट जाता है। तो प्रेगनेंसी की सारी चीजें, पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी कैसे बेहतर होगी, ये सब कुछ हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे। अच्छा, थैंक यू नहीं है, अभी थोड़ी देर है थैंक यू में। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है जो बड़ा मजेदार टॉपिक है, जिसपे थोड़ा कम बातें होने लगी हैं आजकल, पर मुझे लगता है कि इस पे और ज्यादा जरूरी बातचीत होनी चाहिए। वो है मीनोपॉज। एक फीमेल की लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट मेनार्की का होता है ना, जब उसके पहले पीरियड्स आते हैं, पहले पीरियड्स आते हैं तो टीचर भी समझाती है, मम्मी भी बहुत केयर करती है ना, मतलब पूरी फैमिली केयर करती है पहले पीरियड में। लेकिन जो आखिरी आखिरी वाले पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, उस टाइम पे हर कोई इग्नोर कर देता है। मम्मी से तो साथ छूट चुका होता है, टीचर आप खुद हो चुके होते हैं, अब बचा कौन? टीचर आप खुद हो चुके हैं, मम्मी से साथ छूट चुका है,
केयर करने वाला कोई साथ नहीं है। एक साथी आपको जरूर मिलता है जो आपके पार्टनर के रूप में। कई लोगों को ये भी नहीं होता कि उनके पार्टनर हो, उनके हस्बैंड हो या उनका कोई पार्टनर हो। कुछ के पार्टनर या हस्बैंड होते हैं, लेकिन वो भी बेचारे इतने समझदार नहीं होते या इतना उनके पास समय नहीं होता कि वो इस आखिरी क्षण, पीरियड्स के क्षण में उनको हेल्प कर पाए। तो ये मेनोपॉज की जर्नी हर रोज डिफिकल्ट होती जा रही है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी तब पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम की फीमेल्स बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अभी जब से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रैक्टिस में आया हूँ और अब थोड़े से दिनों बाद जब मैं बड़े शहर में यहाँ देख रहा हूँ, तो पेरीमेनोपॉजल की इतनी फीमेल्स दिख रही हैं कि मुझे लगता है ये सच में इतना ट्रबलफुल है। तो लोगों ने अपने मेनोपॉज के ट्रांजिट को बहुत ट्रबलफुल बना दिया है। तो वो मेनोपॉज की जर्नी कैसे स्मूथ होगी, कौन से ट्रबल्स आते हैं, कैसे ये ट्रबल्स हैंडल होंगे, वो सब कुछ इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं। तो इस कोर्स में आप सीखेंगे कि मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, एंजाइटी क्यों हो रहा है, सपने क्यों आ रहे हैं, बाल क्यों खराब हो रहे हैं, नींद क्यों खराब हो गई, ब्रेस्ट में पेन क्यों है, लिबिडो बिल्कुल डिक्रीज क्यों हो गई, लिबिडो बिल्कुल इंक्रीज क्यों हो गई है, फटीग क्यों हो रहा है, डिजीनेस क्यों है, और सबसे बड़ी बात तो ब्रेन फॉगिंग जो होती है वो क्यों है। क्योंकि ये बहुत इरिटेबल होता है कि आप अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाते, है ना। कई कई केसेस में तो मैंने ऐसा तक देखा है कि एक अलग तरीका का ब्रेन पैटर्न डेवलप हो जाता है कि लोग किसी किसी से डरने लगते हैं, कुछ कुछ अलग प्लानिंग करने लगते हैं। सो ब्रेन का पैटर्न क्यों बदलता है। वेजाइनल ड्राइनेस एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। सो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें एक फीमेल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेजाइनल ड्राइनेस को लोग कहते हैं कि अरे वेजाइनल ड्राइनेस ही तो है, लेकिन ये वेजाइनल ड्राइनेस यूटीआई का बड़ा कारण बन जाता है। और वो यूटीआई बहुत तकलीफ भरा होता है, जो अगर टाइमली ट्रीट ना हो ना तो बाद में यूरिन इनकॉन्टिनेंस तक हो जाता है कि थोड़ी सी छींक आई और यूरिन लीक हो गया, खांसी आई यूरिन लीक हो गया, थोड़ा सा मेहनत किया यूरिन लीक हो गया। यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, तो बहुत सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये मीनोपॉज की जर्नी हम बहुत डिटेल्ड समझने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। सो ये पूरा छोटा सा कोर्स है हमारा जो 3 महीने चलेगा। और इस 3 महीने की जर्नी में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से परिचित करा सकूं, उसके फंक्शन से परिचित करा सकूं और उसका सही मैनेजमेंट सिखा सकूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सही मैनेजमेंट होना। और ये कैसे सीखेंगे, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको सिस्टम में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा बताया। लेकिन इसको जो बेहतर करने की चीज है वो ये है कि लाइक यूट्रस है, यूट्रस को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा ना, यूट्रस को बेहतर ब्लड सप्लाई देनी होगी। तो हम वो सीखेंगे कैसे, कौन से पॉस्चर्स हैं जो यूटेराइन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बेहतर कर रहे हैं, ऐसे कौन से पॉस्चर हैं जो आपके ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बेहतर कर रहे हैं। अगर यूट्रस और ओवरी ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को कैसे बेहतर करना है। तो जब तक हम फिजियोलॉजी समझेंगे नहीं, जब तक हम किसी बीमारी की इटियोलॉजी नहीं समझेंगे, उसका कारण नहीं समझेंगे, तब तक उस बीमारी को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम हर फेज पे उसके कारण को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और जब कारण समझ जाएंगे तो उसका इलाज करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये पूरा कोर्स जो है वुमेन वेलनेस का 3 महीने का प्रोग्राम होगा। एवरी मंडे टू फ्राइडे हम इस पे क्लासेस करेंगे। हर क्लास रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्ड के होने के बाद हमारा जो ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कुछ अभी नहीं है। सो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उनको सेम डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे वो अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, नोट्स तैयार करने में मैं आपको एक हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ बुक्स एडवाइस कर सकता हूँ कि कहाँ से कौन सी अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोट्स खुद बनाएं। इस कोर्स को खत्म होने के बाद मैं एक पीडीएफ जरूर आपसे शेयर कर दूंगा, पर उस पीडीएफ का मतलब ये नहीं होगा कि आपको अपने नोट्स नहीं बनाने। जैसे आप स्कूल और कॉलेज में अपने खुद के नोट्स तैयार करते थे, तो आपको वो चीज याद हो जाती थी, समझ आ जाती थी। तो उस तरीके से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशंस रिकॉर्ड करने का एम ही यही है कि सेशन को सुन के दोबारा आप उसको नोट डाउन कर सकें। तो अगर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं, सेशंस को अच्छे से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले साइंस पढ़ी है नहीं पढ़ी है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप 12वीं पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस सिर्फ थोड़ी इच्छा हो तो कोई भी सीख सकता है। मुझे लगता है कि सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मेडिकल साइंस है। बस उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मेडिकल साइंस इतना मजेदार और आसान सब्जेक्ट है कि हर कोई बहुत आसानी से खुशी खुशी इसको सीख सकता है। तो वही मेडिकल साइंस में यहाँ आपको खुशी खुशी सिखाने की कोशिश करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत सारे फीमेल्स को उनकी लाइफ में हेल्प करें। तो आफ्टर द कोर्स आप आसानी से अपना वुमेन वेलनेस का क्लिनिक रन कर सकते हैं, जहां बहुत सारी फीमेल्स को आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने अब तक बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स को नेचुरल बर्थ तक पहुंचाए, बहुत सारी पोस्ट प्रेगनेंसी मदर्स को उनके पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से बचाया है, कई सारी फीमेल्स के यूट्रस रिमूवल सर्जरीज रोकी हैं। पीसीओडी तो मुझे बीमारी कभी लगी ही नहीं, बीमारी है भी नहीं। सो पीसीओडी की कंडीशंस को मैनेज करके नेचुरली कंसीव करने में अब तक मैंने 100 से ज्यादा फीमेल्स को हेल्प की है। क्योंकि मैं अकेले सारी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, तो मेरा मानना है कि मेरे साथ जितने और मेरे सहपाठी मित्र जुड़ते जाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाए। तो अगर मैं कर सकता हूं, मेरे पास दो हाथ पैर हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी दो हाथ। ठीक। तो बस सोचना क्या है, अगर आपका मन है तो ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ मन लगा के पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने समझाने बताने में कहीं कोई कसर ना छूटे। अब आपके सवाल लेते हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज पूछिएगा। शुभम, आपने कुछ पूछा था बीच में। किसी का कोई सवाल नहीं है? अरे वाह, सब तो बहुत अच्छा है। चलिए, अगर आप में से किसी का कोई सवाल नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी निश्चित है। आपने जो डिटेल्स भेजा था उसमें मेंशन किया था कि कुछ पेशेंट्स पे भी काम करने हमें मिलेगा, तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज आपने पूछी। बिल्कुल, अगर आप पेशेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको पे तो नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ पेशेंट्स जरूर अवेलेबल करा सकता हूँ, ओके। जिनको आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, जिनके साथ आप सीख सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं। तो ओके। अगर आप प्रेग्नेंट मदर्स को हेल्प करना चाहें, सो प्रेग्नेंट मदर्स को हेल्प कर सकती हैं। इनफर्टिलिटी पे हेल्प करना चाहें तो इनफर्टिलिटी पे हेल्प कर सकती हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स पे काम करना चाहती हैं तो वहां काम कर सकती हैं। पोस्टनेटल जर्नी पे हेल्प करना चाहती है तो पोस्टनेटल जर्नी पे हेल्प कर सकती है। मीनोपॉज की जर्नी पे काम करना चाहती है तो मीनोपॉज की जर्नी पे। इतना ही नहीं अनीशा, आप अगर मेरे पेशेंट्स पे काम करते हो,
तो आपका समय जाएगा, आपको कुछ आर्थिक उन्नति नहीं होगी। अगर आप अपने पेशेंट भी लेके आते हो तो वहां ओके आपकी आर्थिक उन्नति होगी, और वही सपोर्ट जो मेरे पेशेंट्स पे मिल रहा था वो आपके पेशेंट्स पे भी मिलेगा। ओके। और सर आपने ये भी मेंशन किया था कि प्रेगनेंसी योगा भी आप सिखाने वाले, तो हाँ, मतलब ये ऊपरी ऊपरी होगा या फिर डीप में होगा योगा का सेशंस जो होंगे वो? लाइव प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ होगा। ओके ओके ठीक। ओके। यस आपके यस। सामने 5 7 10 प्रेग्नेंट मदर्स होंगी जो ओके अपनी प्रेगनेंसी के डिफरेंट डिफरेंट फेज पे होंगी। आप उनको योगा सिखाएंगी। ओके सर। ओके। हम्म। थैंक यू। तो या उनको सिखाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। नहीं। ओके थैंक यू सर। जी हेलो सुमित सर। बोले। मेरे एक सवाल था सर। जी तो सुमित। इसमें आप थ्री सेमेस्टर जो होते हैं, पहले 3 महीने फिर 3 महीने, वो भी आप इसमें बताने वाले हैं पूरा? थ्री अच्छा, ट्रिमेस्टर। ट्राइमेस्टर्स की बात कर हाँ। रहे हो? हाँ जी हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैं प्रेगनेंसी का डिटेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा चैप्टर ही बताऊंगा आपको। ओके। तो उसमें ये भी बताऊंगा कि पहले ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग क्यों आ रही है, हाँ जी। नोजिया क्यों हो रहा है, डिजनेस क्यों हो रही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, सब कुछ सीखेंगे आप। सिर्फ ट्राइमेस्टर वाइज ही क्यों, मैं वीक वाइज वीक बता रहा हूँ आपको। अच्छा। मैंने बताया ना कि मैं आपको फीटल डेवलपमेंट समझा रहा हूँ, तो हर हम्म। हफ्ते के डेवलपमेंट समझा रहा हूँ ना मैं आपको। राइट। और सर इसमें आप योगा थेरेपी भी कुछ सिखाएंगे क्या? योगा थेरेपी कुछ कराएंगे? जाहिर सी बात है कि पूरा कोर्स ही उसी पे बेस्ड है कि हम्म बीमारी तो समझ में आ गई, हम्म। ठीक कैसे करेंगे। सर कुछ अलग से थेरेपीज होते हैं क्या, मतलब मदर्स के लिए, अलग सी थेरेपीज होती है मतलब? उनको ठीक करने के लिए पोस्ट प्रेगनेंसी? हाँ सुलेहा, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी। मानिए किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको 5 6 दिनों की ब्लीडिंग होती है और बहुत पेन रहता है। ठीक। राइट राइट। तो अब हम पहले उससे उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसका एक पूरा केस स्टडी तैयार करते हैं हम। सो हमने उससे बातें की, सारी चीजें समझी, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन समझे, और हमें पता चला कि ये इंडोमेट्राइटिस का केस है। इंडोमेट्राइटिस का मतलब ये हुआ कि उसकी इंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन है। उसकी इंडोमेट्रियम नॉर्मल इंडोमेट्रियम से ज्यादा थिक हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, ज्यादा पेन हो रहा है। समटाइम ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसको वॉमिटिंग तक होती है। तो जब इंडोमेट्राइटिस हमें पहले समझ में आ गया, हम्म। तो अब हम इलाज करना जब चालू करेंगे तो हम पहले समझेंगे कि इंडोमेट्राइटिस होता क्यों है। तो किसी भी फीमेल को इंडोमेट्राइटिस तब होगा जब उसके ल्यूटियल फेज पे, ल्यूटियल फेज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड फेज जो है, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो ठीक ना हो। यूजली क्या होता है कि आपकी बॉडी में ल्यूटियल फेज पे प्रोजेस्टेरोन लीड करता है, ईस्ट्रोजन फॉल करता है। अगर ये उल्टा हो जाए, ईस्ट्रोजन बढ़ जाए, प्रोजेस्टेरोन फॉल कर जाए, तो इंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होनी चाहिए वो थिकनिंग कम होगी। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन बहुत बढ़ जाए और ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो क्या होगा, ये थिकनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब ये थिकनिंग ज्यादा होगी इंडोमेट्रियम की, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा ब्लड आएगा। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये आखिर थिकनिंग ज्यादा हुई क्यों, क्यों राइट। हुई? प्रोजेस्टेरोन के ज्यादा होने से, ईस्ट्रोजन के कम होने से। राइट। तो अब हम पता लगाएंगे कि ये प्रोजेस्टेरोन ज्यादा कहाँ से आ रहा है। तो आइडली क्या होता है कि ईस्ट्रोजन पहले फेज पे हाइपोथैलेमस से आता है, दूसरे फेज पे ओवरी से आता है।
प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ दूसरे फेज पे आ रहा है, तो सिर्फ ओवरी से आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले तो ओवरी का इलाज किया, तो ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा किया, ओवरी बेहतर हो गई, तो ओवरी अब ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगी। फिर अब हम जाके हाइपोथैलेमस को बोले कि भाई हाइपोथैलेमस तुम ऐसा टॉर्चर क्यों कर रहे हो, उसके लिए क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को बोलने के लिए जुगुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा मिले, सो दैट हाइपोथैलेमस को अच्छी ब्लड सप्लाई मिले। जब हाइपोथैलेमस को अच्छी ब्लड सप्लाई मिलेगी तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो ईस्ट्रोजन फर्स्ट हाफ में वो ज्यादा गिरा रहा था, उसको फर्स्ट हाफ में ज्यादा न निकाल के वो बैलेंस्ड निकालेगा। तो सो दैट जो ईस्ट्रोजन हमको ओवरी से नेक्स्ट हाफ में चाहिए था, वो ईस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होने लगेगा। तो हाइपोथैलेमस और ओवरी दोनों का इलाज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाना होगा, राइट और लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाया, साथ साथ हमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाना होगा, सो दैट हम हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर पाए। तो जब हाइपोथैलेमस और ओवरी दोनों अच्छा काम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट सर। कंफ्यूजन है किसी को? थैंक यू सर। तो ये आप अभी तो हो सकता है कुछ लोग इन आर्टरीज से कनेक्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये आर्टरीज आप पढ़ने वाले हो कि ये आर्टरीज कहाँ से बिगिन होती हैं, कहाँ पे इनका इंसर्शन है, कैसे इन आर्टरीज पे आप ब्लड सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप आसानी से ट्रीटमेंट कर पाओगे। फिर आपके दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा ये वाला आसन करने से ये आर्टरी को हेल्प होगा। समझ सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसमें? रजिस्ट्रेशन के लिए आप 88005757 पे या तो कॉल कर लीजिए या ओके। एक व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और फिर आगे के सारी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बिना कॉल के पैसे पे करके स्क्रीनशॉट भेजा तो चलेगा? चलेगा, वो भी चलेगा। देखिए ओके। अल्टीमेट गोल तो ये है कि आप इस फीस, इसके लिए जो डिसाइडेड फीस है वो फीस आपने सबमिट किया, और फीस सबमिशन के बाद ये बताया कि ये फीस मैंने सबमिट किया। पता चला आपने फीस सबमिट कर दिया, बताया ही नहीं, तो हमें कैसे हाँ, पता चलेगा किसने फीस सबमिट की। जी। तो अगर आप हमें वेरीफाई कर दे रहे हैं कि हाँ आपने सबमिट किया, तो हम आपको पेड कोर्स की लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ओके सर। और किसी का कुछ डाउट है? सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है। थैंक यू सो मच नीलम जी। नहीं एक क्वेश्चन पूछ तो रहे थे शुभम, पर शुभम शायद किसी कारण से लेफ्ट हो गए, कई बार उन्होंने हाथ ऊपर किया। कोई नहीं, तो फिर इस बातचीत को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर कल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो कल यही टाइम पे कंटिन्यू करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। ओके। हाँ, ओके। ग्रुप में सारी अपडेट्स हम फिर अब पेड वाले ग्रुप में, तो जो लोग पेड वाले ग्रुप में हैं उनको वहीं सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी कुछ पूछ रहे हैं आप?